बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मंजिल बाय शिराज खान में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हेड ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग के हेड्स डिस्कस कर रहे थे। 5 हेड्स में से हमने लास्ट वीडियो में एसेट्स को डिस्कस कर लिया था। आइए आज अपने नए हेड्स लायबिलिटीज़ को तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। दोस्तों, लायबिलिटीज़ जो होता है वो इंडिविजुअल या किसी कंपनी का कर्जा, लायबिलिटी मतलब कर्जा होता है। जो हमारे पास एसेट्स आता है, हमारा असासा, हमारी रिसोर्स जो आती है बिजनेस में, वो 2 तरीक़ों से आती है। या तो हम ऑनर्स की इक्विटी लेकर आते हैं, या ऑनर खुद लेकर आता है अपना पैसा, इन्वेस्टमेंट, या फिर वो लायबिल करता है, लायबिलिटी लेता है कहीं से, पैसों की उधार लेता है, जिससे वो अपने रिसोर्सेज आगे परचेस करता है। तो इसको कहते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ हमारी वो चीज़ होती है जो मुस्तकबिल में हमारे असासों को कम करती हैं। मिसाल के तौर पे हम मुस्तकबिल के अंदर कोई कर्जा लिया हुआ है, उसको पे करेंगे तो मुस्तकबिल में हमारा कैश जो है वो कम हो जाएगा। लायबिलिटीज़ आर द ऑब्लिगेशंस और डेट्स पेएबल बाय द इंडिविजुअल और कंपनी इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ आइदर मनी और गुड्स। पैसों या गुड्स की फॉर्म के अंदर जो हम मुस्तकबिल में अपना कर्जा उतारते हैं, हमारा एसेट हमारे पास से चला जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, लायबिलिटीज़ कहलाती है। आइए इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, करंट, नॉन करंट और कंटेंजेंट लायबिलिटीज़। ये इसकी 3 किस्में होती हैं। जिस तरीके से हमने एसेट्स की टाइप्स पढ़ी थी, इसी तरीके से लायबिलिटीज़ की भी टाइप्स हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं। आइए, नंबर 1 टाइप है हमारे पास करंट लायबिलिटी, जिसको हम करंट डेट्स भी कहते हैं। देखिए, करंट लायबिलिटीज़ हमारी वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो हमें साल के अंदर ही अंदर उतारनी होती हैं। 12 महीने के अंदर अंदर हमें अपनी लायबिलिटीज़, अपना कर्जा, अपने डेट्स को पे करना होता है, अदा करना होता है। ऐसी डेट्स हमारी करंट लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अकाउंट्स पेएबल यानी क्रेडिटर्स, हमने कोई चीज़ परचेज करी और इन फ्यूचर हम सेलर को, जिससे हमने सामान खरीदा है, मुस्तकबिल में जो पैसे अदा करेंगे, वो जाहिर सी बात है वो शख्स हमारा क्रेडिटर है। बिकॉज हमें उस शख्स को अपने मुस्तकबिल में पैसे देने हैं, हमने उससे सामान परचेज करा है, तो वो हमारा क्रेडिटर है और हम उस शख्स के डेटर्स हैं। तो इसका मतलब अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर भी कहते हैं। ये करंट लायबिलिटी की मिसाल हो गई। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन यानी एक ऐसा कर्जा बैंक वगैरह से या किसी से भी हम जो कर्जा लेते हैं, ऐसा कर्जा जो 1 साल के अंदर अंदर हम अदा कर दें, वो शॉर्ट टर्म लोन कहलाता है। इंटरेस्ट पेएबल, अब देखें, हम बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, सेविंग अकाउंट के ऊपर हम इंटरेस्ट लेते भी हैं, इंटरेस्ट देते भी हैं, तो 1 साल के अंदर ही अंदर ये मामला बैंक के साथ हमारा तय पा जाता है। तो इंटरेस्ट पेएबल इज आल्सो आवर करंट लायबिलिटी। इनकम टैक्स पेएबल, हम अपनी इनकम पर जो टैक्स अदा करते हैं और ऐसा टैक्स जो हम 1 साल के अंदर अंदर अदा कर देते हैं, वो। आइए समझते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। अब देखें, हमें एक शख्स को चेक इशू किया, हमने उसको पेमेंट करनी थी, तो हमने उस शख्स को चेक इशू किया। अब जब वो शख्स बैंक पहुंचा तो हमारे अकाउंट के अंदर उतना पैसा नहीं था, देयर आर सो मेनी रीजंस, जितना हमने उसको चेक इशू किया था। तो हमारे बिहाफ पर बैंक उस शख्स को पेमेंट करेगा कि भाई आप तो पेमेंट लीजिए और एक तरफ होइए। अब बैंक जो पेमेंट करेगा वो हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक ने हमारे बिहाफ पर पेमेंट करी है। मुस्तकबिल में बैंक वो हमसे पैसे वापस लेगा अपने सर्विस चार्जेस को इंक्लूड करने के बाद। तो इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और अगर ये मामला 1 साल के अंदर अंदर तय पाता है तो ये हमारी करंट लायबिलिटीज। उसके बाद आते हैं अपनी अगली लायबिलिटी की तरफ, विच इज नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेट्स, फिक्स लायबिलिटीज, ये तमाम इसी के नाम हैं। देखिए, नॉन करंट लायबिलिटीज हमारी वो लायबिलिटीज होती है कि जो 1 साल मुद्दत के बाद अदा की जाए, यानी करंट लायबिलिटी का उल्टा कर दें तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज हमारी कहलाएगी। जो 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए हमारी लायबिलिटीज होती है वो नॉन करंट लायबिलिटीज कहलाती है। जिसमें मिसाल मॉर्टगेज पेएबल, हम कोई चीज़ गिरवी रखवा कर जो लायबिलिटीज लेते हैं, बैंक से हमने कोई लोन वगैरह लिया, उसमें हमने कोई गाड़ी के कागजात, घर के कागजात वगैरह गिरवी रखवाए, ऑब्वियसली उसकी पेमेंट हम 1 साल बाद करेंगे, ज़्यादा मुद्दत तक करेंगे, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसकी मॉर्टगेज पेएबल एक मिसाल हो गई। लॉन्ग टर्म लोन, ऐसा लोन जो हम बैंक से लें और वो 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए हो। शॉर्ट टर्म लोन जो हमने पढ़ा उसका रेसिप्रोकल, उसी का अपोजिट लॉन्ग टर्म लोन हम पढ़ चुके हैं। बॉन्ड्स पेएबल, देखें बॉन्ड्स क्या होते हैं।
देखिए कंपनी आवाम से जो पैसा कलेक्ट करती है वो दो तरीकों से करती है, या तो वो शेयर्स इशू करके, आगे तफसील से पूरा चैप्टर है बाकायदा, या तो फिर वो बॉन्ड इशू करके करती है। तो जब शेयर इशू करती है तो वो कंपनी की ओनरशिप को असल में ट्रांसफर करती है, लेकिन जब वो बॉन्ड इशू करती है तो बेसिकली कंपनी से वो डेट्स कलेक्ट करती है, कर्जा लेती है। असल में एक बॉन्ड्स होता है, एक कागज का टुकड़ा होता है जो वो आवाम को इशू करती है और उसके बिहाफ पर वो कुछ पैसे लेती है, तो वो बॉन्ड्स कहलाते हैं। तो वो हमारा कर्जा होता है, आवाम का पैसा अपने पास रखती है कंपनी, इसलिए वो हमारी लायबिलिटी होती है। डेफर्ड लायबिलिटीज, अब डेफर्ड लायबिलिटीज को समझिए होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल डेफर्ड टैक्सेस इसकी एक मिसाल है। मिसाल के तौर पे हमारी कंपनी के अकाउंटेंट ने अपनी कंपनी का एक्सपेंस जो कैलकुलेट किया वो अपने तरीके से किया, अपने एक्सपेंस के प्रोसीजर्स से किया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो हमारा एक्सपेंस कैलकुलेट किया वो अपने तरीके से किया। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे एक्सपेंसेस में डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को हमें मालूम है कि हमें फ्यूचर के अंदर मीट करना है और उसी तरह करना है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें बना के दिया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ रिजर्व्स अपने पास रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में वो हमारा क्लेम मुकम्मल हो सके। ये कहलाता है हमारा डेफर्ड लायबिलिटी। पेंशन, पेंशन पेएबल कंपनी की एक लायबिलिटी होती है। ये एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से एक्यूमुलेट करती रहती है कंपनी, और एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट के बाद या उस शख्स की जब डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की, उसके बाद उसकी विडो को ये पेंशन की सूरत में मिलती रहती है। तो ये भी एक कंपनी के ऊपर बोझ, डेट होता है, कर्जा होता है कि उसको अपने एम्प्लॉयज़ को देना होता है। उसके बाद तीसरी टाइप है हमारी कंटेंजेंट्स लायबिलिटीज। देखिए कंटेंजेंट लायबिलिटीज हमारी वो लायबिलिटीज होती हैं कि जिसका हमें मालूम नहीं होता कि ये हमारी लायबिलिटी बनेंगी भी या नहीं बनेंगी, यानी उसका दारोमदार होता है फ्यूचर के इवेंट्स और सिचुएशंस के ऊपर। ऐसी लायबिलिटीज हमारी कहलाती हैं कंटेंजेंट्स लायबिलिटीज। मिसाल के तौर पे पेंडिंग केसेस इन कोर्ट्स, हमारी कंपनी के केसेस जो हैं वो कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि हम केस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। क्या हम केस जीतें तो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन अगर हम केस हार गए तो वो हमारी लायबिलिटीज, हमें वो चीज़ें पे करनी पड़ेंगी। तो ये हमें मालूम नहीं है कि मुस्तकबिल में ये हमारी लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। अनसेटल्ड डिस्प्यूट्स, कुछ डिस्प्यूट्स चल रही हैं, कुछ क्लैशेस आए हुए हैं मामलात के अंदर, तो वो नहीं पता कि सेटल डाउन होंगे या नहीं होंगे, किसके हक में फैसला जाएगा। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं कंटेंजेंट लायबिलिटीज। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स, हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए लेकिन वो इनकम्प्लीट हैं, वो पूरे नहीं हुए, नहीं मालूम कि ये इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलेगा इन कॉन्ट्रैक्ट से या नहीं मिलेगा, या हमें लॉस हो जाएगा। इन केस अगर लॉस हो जाएगा तो हमारी लायबिलिटीज, तो इसलिए इसको इन कंटेंजेंट लायबिलिटी कहा जाता है। क्रेडिट गारंटीज या वारंटी क्लेम्स, भाई कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट की कोई वारंटी देती है, अब नहीं मालूम कि वो चीज़ ख़राब होनी है या नहीं होनी। इन केस अगर वो चीज़ ख़राब, मिसाल के तौर पे टेलीविज़न कंपनीज या मोबाइल फ़ोन कंपनीज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस की कंपनीज अगर अपनी प्रोडक्ट की कोई गारंटी देती है, वारंटी देती है, और वो क्लेम होने आ जाती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी उसको क्लेम करके कस्टमर को दोबारा फराहम करती है। इट मीन्स वो उनकी लायबिलिटीज़ बन गई कि मुस्तकबिल के अंदर हमें उन्हें उस पर एक्सपेंस लगाकर वापस वो काम को करके देना पड़ा अपने ही खर्चे के ऊपर। हमारी लायबिलिटी है, हमारा कर्जा वगैरह है। वेयर दीज लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, ये जो लायबिलिटीज हैं ये किस बुक के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। देखिए करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज जो होती हैं हमारी, वो तो बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं, लेकिन कंटेंजेंट लायबिलिटीज चूंकि हमें मालूम नहीं होता कि ये मुस्तकबिल में लायबिलिटीज होंगी भी या नहीं होंगी, लिहाजा कंटेंजेंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि बैलेंस शीट के साथ एक फुट नोट, एक नोट लगाकर एज अ फुट नोट के तौर पर स्टेपल कर दिया जाता है कि भाई ये भी हमारी लायबिलिटीज हैं। अच्छा, तो कंटेंजेंट लायबिलिटीज क्या बिल्कुल भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं हो सकती? हो सकती हैं। कंटेंजेंट लायबिलिटीज उस सूरत में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगी कि अगर वो 50% प्रोबेबली रिकॉग्नाइज्ड हो गई कि भाई अब ये 50% हम इस बात पर मुतमईन हैं कि ये मुस्तकबिल में लायबिलिटीज बन गई हमारी, हम कंफर्म हो गए, तो अब वो अमाउंट हम बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज वो अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो कंटेंजेंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट के नोट में आती हैं, और करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज हमारी बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी साइड पर लिखी जाती हैं।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक लायबिलिटीज़। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर कोई बात समझ नहीं आई, यू मैं आस्क का क्वेश्चन। जब तक अगली वीडियो के लिए अगले हेड के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।